अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान की सियासत में बाज़ औक़ात एक बयान महज बयान नहीं रहता, बल्कि पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान बनकर रह जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका। दरअसल इसी नौइयत का बयान है। हैरत इस बात पर नहीं कि निज़ाम पर तनकीद हुई, बल्कि इस पर है कि तनकीद अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत के एक ताकतवर वज़ीर की जानिब से सामने आई। यही पहलू इस बयान को गैर मामूली अहमियत दे रहा है। मोहसिन नकवी ने सिर्फ निज़ाम को नाकाम करार नहीं दिया, बल्कि ये भी कहा कि हुकूमत महज फायर फाइटिंग कर रही है। नौजवान लैपटॉप या चंद हज़ार रुपए से मुतमईन नहीं होंगे, बल्कि उन्हें मेरिट और शफाफ निज़ाम चाहिए। उन्होंने मौजूदा इंतज़ामी ढांचे को नाकाफ़ी करार दिया और ख़बरदार किया कि अगर नौजवान मुत्तहिद हो गए तो पूरा मंजरनामा बदल सकता है। ये दरअसल महज इंतज़ामी इस्लाहात का मुतालबा नहीं, बल्कि रियासती गवर्नेंस के पूरे मॉडल पर सवाल है। इसीलिए ये सवाल भी अहम हो जाता है कि क्या ये बयान सिर्फ हाइब्रिड निज़ाम के सियासी हिस्से के लिए एक वाज़ेह वार्निंग है। कुछ अरसे से कॉलम निगार और तज्जियाकार दबे लफ्ज़ों में ये कहते रहे हैं कि अगर गवर्नेंस और मईशत में बेहतरी ना आई तो तमाम रियासती ढांचे पर तनकीद बढ़ेगी। और अब पहली मरतबा हुकूमत के अंदर से ही एक मरकज़ी वज़ीर इन्हीं खदशात को खुले अल्फाज में बयान कर रहा है। यानी जो बातें अब तक इशारों में की जा रही थी वो अब सरकारी सतह पर भी ज़बान पर आ गई हैं। मोहसिन नकवी के बयान पर मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी बेचैनी सामने आई है। राना सनाउल्लाह ने तंज़िया अंदाज में कहा कि जिस निज़ाम ने इन्हें 3.5 बरस में वहाँ पहुँचा दिया जहाँ लोग 30 बरस में पहुँचते हैं, अब इन्हें इसी निज़ाम की खराबी का एहसास हो रहा है। उधर ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी को मशवरा दिया कि अगर वाकई इनकलाब लाना है तो पहले PCB मिलाकर दिखाएं, जहाँ उनके पास मुकम्मल इख्तियार मौजूद है। ये रद्द-ए-अमल वाज़ेह करते हैं कि नून लीग की अहम क़यादत इस बयान को सियासी तौर पर नुकसानदेह समझती है। मगर इससे भी ज़्यादा मायने खेज़ आज ये रिपोर्ट हुआ कि नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दी है कि मोहसिन नकवी के बयान पर मज़ीद रद्द-ए-अमल ना दिया जाए, ताकि हुकूमत और रियासती इदारों के दरमियान इख्तिलाफात का तासुर पैदा ना हो। ये हिदायत जाहिर करती है कि नवाज शरीफ इस मरहले पर भी सियासी महाजराए के बजाय मुफाहमत को तरजीह दे रहे हैं, ख्वाह इसके लिए अपनी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात को पसे पुश्त ही क्यों ना रखना पड़े। अब असल सवाल यह है कि क्या मोहसिन नकवी का ये बयान महज एक वक्ती एतराफ़ साबित होगा, या फिर इसके नतीजे में वाकई ऐसी इस्लाहात का आगाज़ होगा जो गवर्नेंस को बेहतर बना सकें, चाहे इनकी सियासी कीमत ही क्यों ना अदा करना पड़े। अगर हालात जूं के तूं रहे तो निज़ाम पर तनकीद भी जारी रहेगी और सियासी भी हुक्मरान जमात पर ही आयद होगी। ऐसे में नून लीग के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ इक़्तिदार बचाना नहीं, बल्कि काबिल एतमाद सियासी बयानिया बरकरार रखना भी होगा। इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार साहिब, रज़ा रूमी साहिब, आमिर अहमद खान साहिब और ज़ैगम खान साहिब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। सिस्टम तबाह, निज़ाम गिर चुका, हुकूमती नाकामी की सरकारी तस्दीक, निज़ाम के ताकतवर वज़ीर दाखिला की हुकूमत के खिलाफ फ़र्दे जुर्म या सियासी निज़ाम को बड़ी वार्निंग। ज़ैगम साहिब, मुल्की तारीख के ताकतवर तरीन वज़ीर दाखिला ने जो कुछ इरशाद किया है पूरे निज़ाम की नाकामी का बाकायदा ऐलान कर गए हैं। अब ये फरमाइए, ये फ़र्दे जुर्म है गवर्नमेंट पर या ये एक वार्निंग दी गई है इस सियासी निज़ाम को? कितनी अहमियत है इसकी? देखिए आयशा, हम तो समझते थे कि मोहसिन नकवी ख़ुद सिस्टम है, लेकिन वो बता रहे हैं कि सिस्टम ही ढह गया है। तो मुझे तो एक और ख़तरा यहाँ पैदा हो गया उनके इस बयान के बाद कि अगर वज़ीरों ने ख़ुद सिस्टम को कोसने देने शुरू कर दिए तो हम इन शोज़ में बैठकर क्या करेंगे और किस चीज़ की तनख्वाहें लेंगे। मेरा ख़्याल है फिर हम सिस्टम की तारीफ़ें करनी शुरू कर देते हैं। देखिए, काबीना में एक उसूल होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक उसूल है, वो होता है कि मुश्तरका ज़िम्मेदारी वफाकी काबीना की। हर वज़ीर पूरी काबीना का ज़िम्मेदार होता है। हर वज़ीर जब बोलता है तो पूरी काबीना बोलती है। और पाकिस्तान की तो सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा फ़ैसला है कि जो हुकूमत है वो वफाकी काबीना है, वज़ीर आज़म नहीं है, बल्कि वफाकी काबीना ही हुकूमत है। तो ये हुकूमत बोल रही है कि सिस्टम ढह गया। और सिस्टम क्या होता है? देखिए, सिस्टम एक मुल्क का पूरा बंदोबस्त होता है। वो गवर्नेंस का बंदोबस्त भी होता है, वो उसकी मईशत का बंदोबस्त भी होता है, वो उसके सब इदारे भी होते हैं, उसका निज़ाम इंसाफ भी होता है। तो ये वो बातें हैं जो नारेबाजी के लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल की जाती हैं, जो सहाफ़त में इस्तेमाल की जाती हैं। ये पॉलिसी की ज़बान नहीं है। पॉलिसी की ज़बान बोलते हैं तो आप कंक्रीट बात करते हैं,
कि ये चीज़ काम नहीं कर रही और इसको ठीक करने के लिए ये हमें करना है, ये नहीं कि तुम करो। वफाकी काबीना वाले कैसे कहेंगे कि ये करना चाहिए? ये आप हुकूमत हैं, आप बताएं कि ये कर रहे हैं और ये हम करेंगे। ज़ैगम साहब, तो फिर ये उनका पैगाम, ये उनका बयान किसके लिए था? किसने करना है? आपने कहा ना हमें करना है या तुम करो, ये तुम करो कौन है? तुम वो खुद है? नहीं, वो कह रहे हैं कि तुम करो। तुम कौन? मैं ये कह रहा हूं कि उनको कहना चाहिए। देखिए, तुम वो वफाकी काबीना को कह रहे हैं ना, हुकूमत को कह रहे हैं। वो इस निज़ाम के हाइब्रिड सिस्टम को एक हिस्से को कह रहे हैं, दूसरे हिस्से के बिहाफ पे कह रहे हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आयरनी ये है कि वो उस हिस्से में बैठे हुए हैं, उस काबीना का हिस्सा हैं, उनके अपने पास अहम तरीन जिम्मेदारियां हैं और वो ये कह रहे हैं, खाली फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। और ये ज़ियाउल हक के दौर से ये काम शुरू हुआ था कि वज़ीरों ने खुद कोसने देने शुरू कर दिए थे और वज़ीरों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई अगर वज़ीर ये कहेंगे कि ये होना चाहिए तो वो कौन होगा जो कहेगा कि ये हम कर रहे हैं? और ये काम सिर्फ ये नहीं कर रहे, 2-3 और वज़ीर भी हैं जो इसी काम को लगे हुए हैं, यही कहते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। भाई ठीक नहीं है तो ठीक करें, कौन ठीक करेगा? जो बुनियादी बात है, देखें, ये 100 बातों की एक बात जो वो कह सकते थे, इन तमाम बातों का निचोड़ जो उन्होंने नहीं कही, वो ये है कि इस निज़ाम के मरकज़ पे अवाम नहीं है। इट डज नॉट वर्क फॉर द पीपल। ये शराफिया के लिए काम कर रहा है ये निज़ाम, ये तमाम निज़ाम, हर तरह के सिस्टम, तमाम इंस्टीट्यूशन अवाम के लिए काम नहीं कर रहे। पॉलिसी का महवर अवाम नहीं है। अब इसमें जो बहुत से सवालात उन्होंने उठाए, अब एक आध का उन्होंने जवाब भी दे दिया जिस पर पूरी बहस पड़ गई। उन्होंने कहा जी और कुछ करो ना करो, सूबे या इंतज़ामी यूनिट जो हैं वो ज़रूर बनाओ। अच्छा, सूबे बनाओ या इंतज़ामी यूनिट बनाओ? अब ये भी बता दें वज़ीर साहब, इतने साल से आप बैठे हैं कि आप सूबों का मशवरा दे रहे हैं और इंतज़ामी यूनिट से आपकी क्या मुराद है? मगर तो बाद में जाएंगे ना, पहले ये कहेगा उन्होंने ये जो कुछ कहा इसकी क्या अहमियत है, जो नवाज शरीफ ने वापस जवाब दिया है, जो हिदायत दी है अपनी जमात को, उसका कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, एक तो एनालिसिस ये है कि इस निज़ाम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से वक्तन फ़वक्तन इजहार ला ताल्लुकी करता रहता है। उसको जब ये महसूस होता है कि ये जो बोरा है इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो ये बताता है कि भाई मैं और ये बिल्कुल एक चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो हम भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि जो दूसरा निज़ाम का हिस्सा है वो हिस्सा सियासी नहीं है, वो हिस्सा पूरे मुल्क को बिलोंग करता है, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है, वो किसी एक सियासी जमात की नहीं करता। ठीक। और जब अवाम में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और अवाम उनकी तरफ भी देखते हैं और उन पर भी इल्ज़ाम देते हैं, तो निज़ाम का वो हिस्सा खुद बोल भी नहीं सकता। बिल्कुल सही हो गया। तो वो किसी ना किसी तरीके से ये पैगाम देता है कि ये जो कर रहे हैं इससे हमारा कम से कम इस हद तक इजहार ला ताल्लुकी है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। जनरल डायरेक्शन भी दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, लेकिन सवाल ये दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, कुछ करें भी ना, करना तो बाद में ना, पहले जिम्मेदारी का तो तयन हो जाए इस मुल्क में। रज़ा रूमी साहब, ये जो ऊपर ज़ैगम साहब ने गुफ्तगू की, इसमें एक इजाफा करते हैं, कॉकरोचेस का तज़किरा भी किया, डराया कि मोहतात हो जाएं, वो वक्त भी आ सकता है। अब मोहसिन नकवी साहब खुद इस निज़ाम का हिस्सा हैं 3-3.5 साल से। अगर मसला निज़ाम है तो फिर वाकई क्या निज़ाम को बदलने की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत के पास है? क्या मौजूदा निज़ाम की मैमार यही हुकूमत है? आशा, बहुत अच्छे सवालात हैं आपके। और देखिए, नकवी साहब की जो गुफ्तगू है उसके बाद एक तूफान बर्पा हो गया मुल्क में। पहली तो ये बात है कि ये कम ही ऐसा हुआ है कि एक हुकूमती वजीर जो है वो अज खुद एक कोई ऐसी बयानात देना शुरू कर दे जिससे कि एक इंस्टेबिलिटी का आगाज हो जाए, जबकि ये वो मौका है और ये वक्त है कि मुल्क को अशद ज़रूरत है कि किसी तरह से यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम आए और रिकन्सिलिएशन हो मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ सियासी आरा में। और उस वक्त ये वाली बात कर देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यही सितम ज़रीफ़ी है कि भाई वो खुद इस हुकूमत का हिस्सा है, इस सिस्टम के अलम बरदार हैं, इस सिस्टम की बल्कि हाइब्रिड निज़ाम का चेहरा है।
और अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा तो फिर उनको यकीनन खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए। दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है कि आप कहते हैं कि जी हम ये वाले कुछ इक़दाम उठाएंगे ताकि बेहतरी आएगी, या मैं इस्तीफा दे देता हूँ क्योंकि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। अब ये पैगाम रसानी जो है, और अगर करनी भी होती है तो आप फिर अपनी काबीना की मीटिंग में करते हैं या क्लोज डोर मीटिंग्स में करते हैं। उससे पहले शायद वो सदर पाकिस्तान से भी मिले थे एक दिन पहले इस तकरीर से, और यकीनन उनकी मुलाकात जो है वज़ीर आज़म से भी होती होगी, उनके वो कलीग हैं। तो ये बात जो है बहुत ही पब्लिक में इसको कर देने से मैं समझता हूँ नुकसान ज्यादा हुई। और जिस तरह की तनकीद मोहसिन नकवी पर हो रही है, आप देखें हर तरफ से, सिर्फ एक हुकूमती पार्टी से नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी से सिर्फ नहीं हो रही, तमाम जो मुल्क में मुख्तलिफ आरा हैं उन्होंने, अगर आप सोशल मीडिया देखिए तो कोई भी शख्स ने तो अपनी जमात को कहा है, जो उनके सीनियर लीडर्स के भी कुछ रद्द-ए-अमल आए कि कोई जरूरत नहीं है रिस्पॉन्ड करने की, आप लोग इग्नोर करें, जवाब ना। देखिए रिस्पॉन्ड तो कर दिया ना राना सनाउल्लाह साहब ने मोहसिन नकवी साहब को। उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि भाई ये कितने दहाइयों का सफर उन्होंने 3.5 साल में तय कर लिया है, तो अब इससे बड़े तो कोई और तनकीद नहीं हो सकती आयशा। और मेरा ये ख्याल है कि बस उसके बाद नहीं, शायद नहीं, तो उम्मीद साहब इस बात का एनालिसिस करें ना। मोहसिन नकवी साहब ने आया फर्दे जुर्म लगाई है हुकूमत पर, वार्निंग दी है, और जवाब में नवाज शरीफ साहब का ये फरमाना कि हम महाज राय की बजाय मुफाहमत को तरजीह दें, जरा पुरसुकून रखें। तो ये क्या आमने सामने कुछ हल की तरफ जाने का प्रोग्राम है? बिला वजह के स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं, कुछ इसमें से निकालने की तैयारी है? देखिए 3 अवामिल यहाँ पर है। मैंने पहले तो जनरल एक कमेंट दिया, और 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आप सबके इल्म में है कि 28वीं तरमीम जो है वो उसके कई खाके तैयार है, लेकिन उसके ऊपर सियासी इत्तफाक राय नहीं है। और सबसे बड़ी जो उसमें 2 ही अहम बातें हैं, एक तो नए सूबे या इंतजामी यूनिट जो मर्जी कहें, या लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है उसको फॉर्मलाइज करने का जो है अमल है, और दूसरा जो NFC का फॉर्मूला है उसको तब्दील करने का एक प्लान है। इससे पहले आपको पता है कि इस बजट में तो कुछ आपस में अफामो तफहीम हो गया था, और सूबों ने कुछ पैसे मरकज को दे दिए, और उससे मामला जो है टेम्पररीली हल हो गया। लेकिन ये कोई मुस्तकिल बुनियादों पे हल नहीं हुआ, क्योंकि मरकजी हुकूमत ये समझती है, फेडरल गवर्नमेंट, कि उसकी जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा हैं और वसाइल उसके पास नहीं है। इसके ऊपर भी बहस हो सकती है, और बहुत से लोग इस पर सवालात भी उठाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को मजीद वसाइल दरकार है। पहली तो ये बात है। और इसीलिए जो ये पैगाम था, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि अगर आपने जो सही तरीके से नहीं मानी बात, तो फिर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। सही तरीके पे सियासी जमातें अच्छा, कुछ जवाब देंगी इस पे जी। और दूसरा आयशा, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर भी ढके छुपे अल्फाज में तनकीद थी। लैपटॉप्स का जिक्र किया उन्होंने, कॉकरोचेस का जिक्र किया, जिस पे राणा साहब ने कहा अदम एतमाद भी है। नहीं, मेरे ख्याल से तनकीद ज्यादा है। देखिए अदम एतमाद हो तो फिर आजाद कश्मीर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इलेक्शंस के, वो कुछ और होते हैं ना आयशा, अगर अदम एतमाद तो नहीं है। अच्छा, तीसरा इसमें नुक्ता जो है वो आप ये देखिए कि इस हाइब्रिड निजाम में जो ताकतवर फरीक है, उनकी एक तारीखी पोजीशन रही है सूबों के ऊपर। जनरल मुशर्रफ से एक बार पूछा गया था, एक सुमरो साहब है BBC के रिपोर्टर, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, अभी मैं पढ़ा था लंदन में, और उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी रिग्रेट थी कि वो 22 सूबे ना बना सके पाकिस्तान के। इससे पहले भी आपको पता है कि बेसिक डेमोक्रेसीज और लोकल गवर्नमेंट, तो अब ये कि ये ढांचा जो है इंतजामी ढांचा, आयशा 1 मिनट और, ये ढांचा जो है तब्दील होके रहेगा। ये मैं आपको बात जरूर कह रहा हूं, चाहे लोकल गवर्नमेंट्स आए, नए सूबों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा अहम मामला रज़ा रूमी साहब, यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हमारा भी इशू ये रहेगा, सूबे, लोकल गवर्नमेंट्स इंतजामी तौर पर किस तरीके से फोर्सी किया जा रहा है फ्यूचर को। हसन निसार साहब, मगर जो हुकूमती वजीर ने ये कहा कि सिस्टम तबाह, निज़ाम गिर चुका है, महज एक इतराफ़ है या आने वाले अरसे में किसी एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है? ये बयान खोखली सी बात है भाई, निज़ाम तबाह हो गया, निज़ाम तो था ही कोई नहीं है। देखो, हम लोग लफ्ज़ों को अब्यूज़ और मिसयूज़ करने के आदी हैं, चूँकि उनका मतलब नहीं जानते। निज़ाम नम है नज़्म नस का वहाँ से निकला है। निज़ाम करते रहते हैं। अगर यहाँ कोई निज़ाम होता तो आवाम और मुल्क का ये हाल होता। कर्ज़ों की दलदल में गर्क मईशत,
वो बच्चा मकरूज जो अभी पैदा नहीं हुआ, आबादी बर्बादी की तरफ रवां दवां। और बात सुनो गौर से, कई साल पहले पहला एडिशन छपा था, इसके पता नहीं 20वें एडिशन छप चुके हैं। ये किताब देख रहे हो, इसका उन्वान क्या है? आदमखोर निजाम का नौ। यहां निजाम है आदमखोरी का। ये किताब है, सेंसर करना हो तो कर लेना। निजाम, इसको तो निजाम कहना ही मतलब अजीब सा लगता है। हमें लफ्ज़ों का मतलब नहीं पता। जमहूर जमहूर करते रहते हैं। जमहूरियत जमहूर से निकला, जमहूर कहते हैं लोगों को। उनको तो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। यहाँ का हर फेयर इलेक्शन भी अनफेयर था, चूँकि जिनके वोट से हुकूमतें बनती हैं उनको तो अपनी ज़िंदगी मौत की तमीज़ नहीं है, उनको तो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। सारी बात ही बोगस है। यहाँ निज़ाम है ही कोई नहीं, है तो आदमखोर निज़ाम है। फिनिश्ड। एक वजीर ने बात की है तो पीटने बैठ गए हैं। मेरे पता नहीं 16 एडिशन छप चुके हैं इसके। मगर वो आदमखोर निजाम की का बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि कोई तब्दीली आएगी जब वो निजाम के खत्म होने की बात कर रहे हैं? तो सिर्फ सियासी हुकूमत या इंतजामी तब्दीली? यहाँ कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो उफ़की और अमूदी, जौहरी और बुनियादी तब्दीलियां अफोर्ड कर सके। बात सुनो, या जागीरें ये पुश्तीनी आदम दे ज़माने तो आई हैं। पता करो किसके पास जो जागीर है वो उसको कब मिली, किसने दी और क्यों दी, और क्या इस्लामी है? माले गनीमत डिस्ट्रीब्यूट होता है, माले फै है ज़मीन। हज़रत उमर की पूरी कहानी, जब उस वक़्त ये दौरा पड़ा था वहाँ के लोगों को कि ज़मीनें तक इस्लाम एक्सपैंड कर रहा था मुसलमान, तो उन्होंने कहा नहीं, ये माले फै है, माले गनीमत नहीं है। हज़रत अली भी साथ खड़े हो गए, तो इस फितने को दबाया गया। ठीक, दुरुस्त हो गया। तो तब्दीलियां लाने वाला पैदा नहीं हुआ यहाँ। मुस्तफ़ा कमाल चाहिए इसके लिए। हसन निसार साहब उम्मीद नहीं रख रहे कि जो कुछ कहा जा रहा है कि इस निज़ाम को चलाने के लिए तब्दीली किस तो मुमकिन होगी। आमिर अहमद खान साहब, एक जानिब तो ये स्टेटमेंट जो कि सेनेटर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का है, जिसके ऊपर भरपूर गुफ्तगू और बहस मुबाहिसे का आगाज़ है। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ ने अपनी जमात को खामोश रहने का कहा है कि इस बयान के ऊपर ना रद्द-ए-अमल उस तरह से दिया जाए। इस मौके पर भी ये खामोशी, मुफाहमत और ताकत के मरकज़ से टकराव के गुरेज की जो हिकमत अमली है, नून लीग किसी भी तरह के सियासी बयानियाँ इस वक्त रख रही है, या अगर रख भी सकती है तो उससे महरूम हो जाएगी? क्या स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है जब उन्हीं की हुकूमत का एक वज़ीर इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है? आयशा, अगर तो कोई सियासी बयानिया, एक कोहेरेंट और मजबूत सियासी बयानिया होता हुकूमती जमात के पास, तो फिर मेरा ख्याल है इस चीज़ की नौबत ही नहीं आनी थी कि उनका एक अपना वजीर जो है वो इस तरह का बयान दे। और ये जो बयान है ना जी, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनकी अपनी ही बात की सच्चाई का कि ये निज़ाम गिर चुका है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तश्कील नौ की बात एक ऐसे शख्स से आ रही है जिसका ये एक पॉलिटिकल काम है। किसी भी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदलना खालिसतन एक सियासी नौइयत का काम है। इसी वजह से अभी जनरल मुशर्रफ की बात हुई, नहीं जी, ये बहुत पहले से ये बात हो रही है। जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सूबे बनाने के बारे में सुना था, और वो अगर आज तक नहीं हो सका तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये एक मुल्क है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसकी ओनरशिप या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जब चाहें उसको वो रीस्ट्रक्चर कर लें। ये एक पॉलिटिकल काम है। सो वो एक ऐसे शख्स से उसकी तजवीज़ आती है तश्कील नौ की, इंतज़ामी तश्कील नौ की, जिसका सियासत से दूर दराज का आयशा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, और जिसके अपनी कॉलीग्स उनके बारे में कहते हैं कि जी ये तो अपनी एक ज़ात में खुद ही पावर हाउस हैं जो हमारे पे ग्रेड से ऊपर हैं। और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ये है कि वो खुद कहते हैं कि जो सबसे बड़ा महकमा उनकी जिम्मेदारी है CDA, वो कहते हैं कि मुझे खुद कोई काम कराना पड़े CDA से तो मैं रिश्वत दिए बगैर नहीं करा सकता। अब इससे ज़्यादा सबूत आपको निज़ाम की कलैप्स का नहीं मिल सकता। लेकिन बात मैं वापस हसन निसार साहब की बात पर लेके जाऊँगा कि ये कौन से निज़ाम की कलैप्स की बात कम कर रहे हैं, कि वो निज़ाम था क्या जिसकी कलैप्स की इस वक्त बात हो रही है। ये सब कुछ ना होता ना, अगर कोई निज़ाम होता तो इस तरह की ना तो गुफ्तगू होती और ना अपनी
जिस हुकूमत की वो वज़ीर हैं वो उस हुकूमत के सरबराहों को ये कहने पर भी वो ये मजबूर ना होते कि जी आप इनकी बात को इग्नोर करें, आप इस बहस को आगे ना बढ़ाएं। सो बात उन्होंने 100% की है, लेकिन सही से सही और इंतहाई ज़रूरी बात का आगाज़ ही अगर गलत तरीके से किया जाए तो फिर तकरीबन नामुमकिन हो जाता है ये मानना कि वो किसी ना किसी वक्त वो सही सिमत की तरफ जो है वो मुड़ सकेगी। सो जो पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा मिसफॉर्च्यून्स हैं ना जी, मेरा ख्याल है उसके अंदर हमने एक और जो है वो सतर जो है वो ऐड कर लिया है। इसके अलावा फौरी तौर पे कुछ होता जो है मुझे तो नज़र नहीं आता। आयशा, चाहे आप कोई इसको वार्निंग कहे, एक एनालिस्ट को मैं सुन रहा था वो कह रहे हैं कि ना जी नहीं, ये वार्निंग नहीं है, ना ही ये सजेशन है, ये एक अनाउंसमेंट है, यानी कि फैसला हो चुका है और अब तो ये होना ही होना है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको वार्निंग कह लें, सजेशन कह लें, अनाउंसमेंट कह लें, ये काम होते हुए नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि जिस काम का आगाज़ ही इतने गलत तरीके से किया गया है वो किस तरह से वो बहस जो है वो किसी सही सिमत में जा सकती है। दुरुस्त हो गया जी। आमिर अहमद खान साहब ये कह रहे हैं तजवीज़ कहें, ऐलान कहें, जो भी है फ़िलहाल कोई नतीजा इसका दिखाई नहीं देता है और ऊपर भी इसी तरह की गुफ्तगू रही। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 2 मरहले मुकम्मल हो गए हैं। नून लीग अक्सरियत रख रही है मगर पीपल्स पार्टी मुस्तकिल इल्ज़ामात के साथ मौजूद है और आज भी यके बाद दीगरे दोनों जमातों से एक दूसरे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। आखिर यहाँ जो सियासत हो रही होती है उसको कश्मीर के इंतखाबात में दोनों जमातें जबकि पार्लियामान में इत्तेहादी हैं क्यों ले गई हैं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले के बाद सियासी दर्जा हरारत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 23 नशस्तें हासिल करके हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। उनके मुताबिक इंतखाबात शफाफ रहे, कश्मीरी अवाम ने नवाज शरीफ के विजन पर एतमाद किया और अवामी मैंडेट के जरिए नई हुकूमत वजूद में आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ इन दावों को मुस्तरद कर रही है बल्कि इंतखाबी अमल पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद कर रही है, जिससे पूरा इंतखाबी मंजरनामा तनाज़े की जद में आ गया है। शर्जील इनाम मेमन ने इल्ज़ाम लगाया है कि 2024 के फॉर्म 47 की तर्ज पर इस बार फॉर्म 47+ का मनसूबा नाफिज किया गया है। विफाक, पंजाब हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून ने गठजोड़ के जरिए कश्मीरी अवाम का मैंडेट तब्दील किया है और इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पर काम करता रहा। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि ऐसे इंतखाबात से बनने वाली हुकूमत की साख कैसे बरकरार रहेगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि उनकी तजवीज़ है पीपल्स पार्टी तीसरे मरहले के इंतखाबात का बॉयकॉट करे। असल सवाल यह है कि जब विफाक में यही दोनों जमातें एक दूसरे की इत्तेहादी हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़े बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। अगर एक दूसरे पर धांधली और मैंडेट चोरी जैसे इल्ज़ामात ही लगाने थे तो इसके लिए पाकिस्तान का सियासी मैदान पहले ही मौजूद था। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं क्योंकि ये सिर्फ एक मकामी इंतखाब नहीं बल्कि मसला कश्मीर के तनाजुर में पाकिस्तान के जमहूरी मौक़िफ़ की नुमाइंदगी भी करते हैं। ऐसे आदि जमातें एक दूसरे के खिलाफ गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्यों आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की साख को नुकसान पहुँचा रही हैं, इसी पर पैनल के लिए सवाल रखेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 2 मराहिल मुकम्मल, नून लीग कामयाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संगीन इल्ज़ामात। क्या आज़ाद कश्मीर में वाकई अवामी मैंडेट जीत रहा है या फिर फॉर्म 47+ की सियासी कहानी ही रकम हो रही है। ज़ैगम साहब, ये दोनों जमातें जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पर कंडक्ट कर रही हैं और फिर हर मरहले के बाद पहले कल भी जब इंतखाब जारी था उसी दौरान सपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ हो गया और आज भी सुबह से यही सब चल रहा है, कर क्या रही हैं ये दोनों, क्यों मुतनाज़े बनाने की कोशिश में है? बहुत अफसोसनाक। देखिए, पाकिस्तान का कश्मीर पर जो पूरा मुकदमा है वो कश्मीरियों के हक़ के राय दही के गिर्द है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों के वोट से, कश्मीरियों के हक़ के राय दही से होगा। और अगर कश्मीरियों के हक़ के राय दही पर ही सवाल उठने लग जाएं और पाकिस्तान में उठने लग जाएं तो फिर ये कितनी एक संजीदा बात होती है। एक तो हमें कश्मीरियों के वोट का, उनकी राय के हक़ का मुकम्मल एहतराम करना चाहिए, एब्सोल्यूट रेस्पेक्ट, खिलवाड़ होना नहीं चाहिए। लेकिन उतनी ही अहम बात है कि कोई खिलवाड़ के गैर संजीदा इल्ज़ाम भी नहीं होने चाहिए। ऐसा परसेप्शन गैर ज़रूरी तौर पे क्रिएट नहीं होना चाहिए कि उनसे
राय दही का हक छीना जा रहा है। एक ऐसे मौके पर जब एक बड़ी जमात ने वैसे बाइकाट किया है और दो बड़ी जमातें अरीना में मौजूद थीं, तो उन्हें इन दोनों बातों का ख्याल करना चाहिए था। और जो पार्टी शोर मचा रही है, ये वो पार्टी है जो इलेक्शन के वक्त AJK में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत में थी, इस वक्त भी वो हुकूमत में है। एक तो 3 मरहलों ने मुसीबत डाल दी कि इलेक्शन इतना स्टैगर हो गया, जज्बात नीचे गए ही नहीं, एक मरहले के बाद दूसरा, अभी तीसरा फिर भी रहता है, तो इलेक्शन का माहौल ही ख़त्म नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ख़राब कर दी बिलावल साहब की तवक्कुआत ने। अब बिलावल साहब को पहली दफ़ा, अब इतनी उम्र के वो हो गए हैं, इतने काबिल आदमी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, पार्टी के चेयरमैन तो वो टीनेजर थे तो बन गए थे, लेकिन उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अब्बा जी ने पहली दफ़ा इस बात का मौका दिया कि वो इंडिपेंडेंटली लीड करें पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को। ही डिड वेरी वेल। गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने इलेक्शन जितवा भी दिया, बड़ी मेहनत की उन्होंने, AJK में भी बड़ी मेहनत की, लेकिन यहाँ उनको वो रिजल्ट नहीं मिले। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना सोर लूजर, ही शुड हैव बीन अ गुड लूजर। ठीक हो, एक अच्छे खिलाड़ी की तरह यहाँ खेलना चाहिए था। यहाँ पे भी उन्होंने अच्छा काम किया है। अब अच्छी अपोजिशन करें, आगे को लेकर चलें। इतनी आप तवक्कुआत हाई क्यों करते हैं? ठीक। और आखिरी बात यह है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन को एक छोटे से छोटे इल्जाम को भी सीरियस लेना चाहिए, बिल्कुल उसके पीछे जाना चाहिए, ताकि ये परसेप्शन पैदा ही ना हो सके। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ये विफाक में इत्तेहादी जमातें हैं, आज़ाद कश्मीर के सियासी अखाड़े में दोनों जमातें जो बिहेव कर रही हैं, कत्ल के इल्ज़ामात, रेड लाइन्स क्रॉस हो रही हैं, गुज़िश्ता इंतखाबात भी बीच में आ गए, क्या ये सब सिर्फ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतने के लिए ही है? आयशा, ये मेरा तो ख्याल है कि इनको बहुत कम मौका मिलता है ना सच बोलने का, तो वो इसको इस्तेमाल कर रही हैं सच बोलने के लिए। और वो कौन सा सच है? देखें, 2018 में ना ये तमाम बातें जो आज पीपल्स पार्टी PMLN के बारे में कर रही थी, 2018 के इलेक्शंस के बाद ये दोनों पार्टियां मिलकर ये तमाम बातें PTI के खिलाफ कर रही। 2024 का इलेक्शन जो आया तो इन दोनों पार्टीज के खिलाफ PTI ये बातें कर रही थी, और ये आगे से उनका मजाक उड़ा रही थी। वो कह रही थी कैसे ये सोर लूजर्स हैं और इनको ये जो अपनी हार मानने को वो तैयार नहीं है, सारा। तो मुझे तो इस सारी चीज़ में से ये समझ आई है कि इसका मतलब है कि जो PTI जो ये पार्टियां 2018 में बात करनी थी वो भी सच थी, जो PTI 2024 के इलेक्शन के बारे में कर रही है वो भी सच थी, और इसी बहाने हमें ये सच पता चल जाता है। अफसोस की बात ये है कि जो जिन चीज़ों से, अहम चीज़ों से ये इस बहस को हटा रही है, इनका बिहेवियर और उनकी करतूत जो है, वो क्या पुरतशद्दद वाक़यात थे इलेक्शन से पहले जो आज़ाद कश्मीर में हुए, और वो क्यों हुए, और उन पुरतशद्दद मुजाहिरों को रोकने के लिए जो ताकत इस्तेमाल की गई, उनमें कितने लोग जो हैं वो हलाक और ज़ख्मी हुए। ये जो रियल इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, अब हम हट के, इन पार्टियों की बड़ी कामयाबी है कि हम हट के उन अहम बातों से हट के हम इनके बयानबाजी के अंदर हम उलझ गए हैं और उसका हम तज्जिया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जहाँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि चले इसी बहाने सच तो बाहर निकला, उसके साथ साथ हमें इस पे भी ज़रा नज़र रखनी चाहिए कि ये सारे शोर शराबे का मकसद ये तो नहीं है, इनका ये फेलियर तो नहीं है कि इंसानी जानें जो ज़ाय हुई हैं इस इंतखाबात के अंदर, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है। वैलिड पॉइंट कि शोर शराबे मकसद क्या है, रियल इशू से तवज्जो हटाना तो नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर संगीन इल्जामात लगा रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। नून लीग मुतमईन है कि हम सादा अक्सरियत तो हासिल कर चुके हैं और हुकूमत बनाने जा रहे हैं क्योंकि अवामी मैंडेट है। अब वाकई पीपल्स पार्टी के इल्जामात सिर्फ हार के बाद जो इल्जामात हमारे यहाँ लगाए जाते हैं वही हैं या उससे बढ़कर हैं? आयशा, एक पहले मिसरा सुनो, जो रास्ता आम हो जाए वो रास्ता छोड़ देते हैं। मैं थर्ड डायमेंशन ढूंढता हूँ, थर्ड डायमेंशन का आदमी हूँ। ऑब्वियस बातें मेरी समझ में नहीं आती जो हर जगह डिस्कस होती हैं और जैसे इंटरप्रेट की जाती हैं। इसलिए इलेक्शन को मारो गोली, इसको छोड़ो। ये ढोंग मुद्दतों से जारी है। यहाँ का हर इलेक्शन फ्रॉड था और है, ये याद रखना। यहाँ वोट लिया नहीं जाता, छीना जाता है, बटोरा जाता है, ख़रीदा जाता है। जिस नाम निहाद वोटर के सर पे चाहे 2 मरले की छत हो,
छत अपनी नहीं, पांव तले जमीन अपनी नहीं, उसकी राय भी अपनी नहीं हो सकती। वो खरीदी जाती है, बटोरी जाती है, छीनी जाती है, और अगर होगी तो सुसाइडल होगी। इनको शर्म ही नहीं आ रही। 64 साल हो गए यार, रोटी कपड़ा मकान, आज भी उनको वोट मिलता है। तो मुझे तो नहीं ये वोटर चाहिए। हर इलेक्शन फ्रॉड था, है और रहेगा। जिन्हें 78 साल से बात सुनो, जातों और जरूरतों के मारे हुए लोग, उनकी क्या राय है? जातों, जात बरादरी की बात कर रहा हूं, जिन्हें 78 साल से सड़क पे चलने की तमीज और तालीम नहीं दी जा सकी, उनकी राय लेने चले हो। एशियन टाइगर बनाएंगे, रोटी कपड़ा मकान। इट्स मोर देन 6 years डॉक्टर मुबशर हसन के घर में बनी, वो घर भी ढह गया है। वहां शॉपिंग मॉल बन रहा है, मेल बुलेवार्ड गुलबर्ग। बिल्कुल ऐसा। ये नारा था जिसने भुट्टो को मकबूलियत दी। लोग मेरे जैसे चबल थे जो चल पड़े। ख्वाब देखने वाले तो चलते हैं कि शायद ख्वाबों को ताबीर मिल जाए, मिली ना मिली तो अलहदा ठीक हो गया। ख्वाब भी अक्लमंद आदमी और तरह देखता है। सर अपने पुराने ख्वाबों को ना कोसिए फैसल साहब, उस वक्त में ठीक था। छोड़ो आप लोग देखो, मैं हम हकीकत पसंद ज्यादा है। सोचता ही और तरह हूँ। चलें ठीक हो, सोचता ही और तरह हूँ मैं, और तरीके से देख। जमहूरियत, जमहूर, सियासत, सियासतदान, रहनुमा, कभी इन लफ्जों पे तो गौर करो। ये तो वोकैबुलरी, ये तो डिक्शनरी से निकाल देने चाहिए। ये तुमते हैं। ठीक है जी। रज़ा रूमी साहब, ये जो पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है और जिस तरह रहनुमा बोले और तीसरे मरहले से बाइकआउट की बात कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सिचुएशन को? जी, मैं तो समझता हूं कि इस वक्त ये तो बिल्कुल एक फरोई मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्जामात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तनकीद और एक दूसरे से दस्तो गिरेबां होना, असल जो मसला है वो पूरा मुल्क जानता है कि वहां पर क्या मसला है। इस वक्त इतना शदीद किस्म का एक बहरान है, और आप ये बताइए इन दोनों पार्टियों के पास क्या उसका हल है, या क्या उसका जो मंसूबा है कि जिससे वो ये मामला ठीक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट थी, और अभी वही उसके ऊपर लगे हुए हैं कि जी वो तनकीद कर रहे हैं और इल्जामात आयद कर रहे हैं वगैरह वगैरह। भाई आपने खुद वजीर आजम आपका लगा हुआ था वहां पर, और आपकी उसके हाथ में पूरी गवर्नमेंट थी जिसने कि मिस हैंडल किया है इस सिचुएशन को, और क्यों हुआ और कैसे हुआ। और यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी साथ दिखाती है कि अगर वहां के लोगों का ये मुतालबा है कि इंतखाबी इस्लाहात की जाए, कुछ पार्लिमानी या आईनी तब्दीलियां लाई जाएं, तो उसमें क्या मज़ायका है, क्या हरज है। कोई आसमानी सहीफा होता है, उसके ऊपर बिल्कुल बातचीत करके एक डायलॉग के जरिए मामला तय किया जाए। लेकिन ये जो 12 सीटें या जो भी हैं, ये सारी पार्टियां इसको समझती हैं कि जी इनकी कोई जाती जागीर या मिरास है जिससे कि ये कंट्रोल कर सकेंगे आज़ाद कश्मीर में बनने वाली हुकूमत। तो ये इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। फिर वहां पर जो मैस अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां के नौजवान जो बेरोजगार हैं, कोई इंडस्ट्री वहां लगी नहीं। जी, रियल इशू वहां पे जो है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, और ये फरोई बातों में उलझाया हुआ है। मेरे ख्याल से तो हमें बिल्कुल यही कहना चाहिए कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और सोचने की बात है इन सियासी जो बातों के लिए कि डायलॉग के जरिए रियल इश्यूज का हल निकालें, ना कि ऐसी सियासी नारेबाजी में सबको उलझाएं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।